आज फिर बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं एक मजदूर बंदा था। मैं बीवी का इलाज करवा करवा कर अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहा था। पिछले 1 हफ्ते से मैं मुसलसल अपनी बीवी का इलाज करवा करवा कर अब खाली हाथ हो चुका था। मैंने अपने जानने वालों से उधार लेकर इलाज पर लगा दिया था। अब तो उधार वापस करने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं सर पकड़ कर बैठा रहा। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं अपनी बीवी को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने जब अपने बच्चों पर नजर डाली तो वो सहमे हुए से अपनी माँ को देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को ऐसी अजियत नहीं दे सकता था, इसलिए मैं फौरन उठा और घर से निकलकर एक रिश्तेदार की तरफ रवाना हुआ। मेरा वो रिश्तेदार बहुत पैसे वाला था और मैं पहले भी उससे एक बार अपनी बीवी के लिए उधार ले चुका था, मगर मुझे उम्मीद थी वो दूसरी बार भी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। मैं उसी वक्त अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा कर इस मसले से जान छुड़ाना चाहता था। मैं एक देहाती इलाके में रहता था, जबकि मेरा रिश्तेदार शहर के एक बेहतरीन इलाके में रहता था। मुझे वहां पहुंचे पहुंचे दिन ढल गया था। जब मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा, मैंने उसके चेहरे पर नागवारी महसूस की थी। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया, मगर मेरी मजबूरी थी। मेरी बीवी मरने वाली थी और मैं उसके इलाज के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। अब रिश्तेदार के चेहरे पर नागवारी महसूस करके भी मैंने उसे अपना मसला बताया, मगर उसने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया कि भाई, मैं तुम्हें पहले ही उधार दे चुका हूँ और मुझे उसकी वापसी की भी उम्मीद नहीं है। मैं जानता हूँ तुम एक मजबूर पेशेवर इंसान हो, अब तुम पर मजीद पैसे नहीं बर्बाद कर सकता। मैं बेयकीनी से रिश्तेदार को देख रहा था, जिसने मुझे साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मैं उठकर वापस आ गया। मैं बाहर आया तो आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। मुझे लगा अब आखिरी हल यही रह गया है, मैं घर जाकर अपनी बीवी की मौत का इंतजार करूं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर जाते ही मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने शहर में गाड़ियां और अमीर लोगों को देखकर अचानक एक गाड़ी में बैठे शख्स के सामने हाथ फैला दिया और उसे बोला कि भाई, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। उस शख्स ने एक नज़र मुझे देखा और जेब में से 100 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उसे दुआएं देता हुआ दूसरी गाड़ी की जाने बढ़ गया। इस तरह रात हो जाने तक मैंने ढेरों लोगों के आगे हाथ फैलाए थे। कुछ ने मुझे ये कहकर रद्द कर दिया कि ये तुम लोगों के पुराने ड्रामे हैं मांगने के लिए। कभी अपनी बीवी को बीमार कर देते हो तो कभी वालदा और बेटी को। कुछ लोगों ने मुझे मेहनत मजदूरी करने की तलकीन की। अब मैं किसी को तफसील नहीं बता सकता। जरूरी नहीं था कि हर मांगने वाला ऐसे ही हो। मैं कम उम्री से ही मजदूरी की थी। मैं आज इस मजबूरी से गुजर रहा था। मजदूरी से कमाए जाने वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था। मैंने मजबूरी में इन सब की बातें सुनी और उनसे भीख मांगता रहा। रात में मैंने पैसे इकट्ठे करके जब गिनती करना शुरू की तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 10,000 हो चुके थे। मगर अभी भी मुझे 40,000 मजीद चाहिए थे। मैं सोचने लगा कि अगर मैं मजीद इसी तरह 2-3 रातें भीख मांगने में गुजार दूं तो यकीनन मेरे पास अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाते। मैंने देखा था, जहाँ कुछ लोग तंग दिल से थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुलकर अल्लाह के नाम पर देते थे। अभी दुनिया में नेक लोग बाकी थे। मैं अभी वहीं बैठा हुआ था। एक चादर में छुपी हुई लड़की मेरे पास आई। मैं उस लड़की को देख कर ठिठक गया। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम लोगों से भीख मांगते रहे और अब तुम पैसे गिनती कर रहे हो। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है या फिर तुम पेशावर भिखारी हो? उस लड़की का सवाल मुझे गुस्सा दिला गया था। मुझे लगा कि वो लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने उसे कहा, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मजदूरी करके कमा सकता हूँ, मगर इस वक्त मुझ पर ऐसी मजबूरी है कि मुझे एक साथ बड़ी रकम चाहिए और वो मुझे मजदूरी से नहीं मिल रही, इसलिए मुझे मजबूरन भीख मांगना पड़ रही है। मुझे ये एहसास रुला रहा था। मैं एक अनजान लड़की के सामने अपने छोटे से अमल की सफाई पेश कर रहा था। तब वो लड़की बोली कि गुस्सा मत करो, मैं भी तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर तुम जरूरतमंद हो और तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। मैंने ठिठक कर उस लड़की को देखा। मुझे वाकई रकम की सख्त जरूरत थी। जितनी जल्दी पैसे मिल जाते अच्छा था। मैं अपनी बीवी का फौरन इलाज करवा लेता। मैंने उस लड़की से कहा, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, तुम बस मेरी मदद कर दो। से पूछने लगी, कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, मुझे
40-50 हज़ार तक रकम चाहिए। मैं अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। वो बहुत बीमार है और मरने वाली है। लड़की की अगली हरकत ने मुझे हैरत से साकिन कर दिया। उसने उसी वक्त अपना एक बैग खोला और वहां से 50 हज़ार की रकम निकाल कर मेरी गोद में डाल दी। मैं हक्का बक्का सा उस लड़की को देख रहा था। उसने कहा कि ये रकम तुम्हारी हुई, बस तुम इसके बदले में मेरे साथ लाला करो। उस लड़की के अल्फाज पर मैं परेशान हो गया। मैं शादीशुदा मर्द था जो अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और वो लड़की मुझसे हलाला के लिए बोल रही थी। मैं पूरी सोच नजरों से कभी उस लड़की को देखता और कभी अपनी गोद में पड़ी उस रकम को, जिसके जरिए मैं एक ही दिन में अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा सकता था और उसे बचा सकता था। अगर मैं आज ये सोचने बैठ जाता कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा हूँ तो लेकिन मेरी बीवी मर जाती। मैंने अचानक फैसला किया और वो रकम अपने पास महफूज करके बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारा मुतालबा मंजूर है, मगर तुम ये काम जितनी जल्दी करो उतना ही बेहतर है। मेरी बात पर वो लड़की इशारा करके चलने लगी और बोली, हमें देर नहीं लगेगी और तुम अभी मेरे साथ चलो, मैंने निकाह का इंतजाम करवा लिया है। मैं भी उस लड़की के साथ पीछे चल पड़ा। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। अगर आज की रात में ही फारिग हो जाता तो मैं अगले दिन अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा लेता। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने पैसे लेने का बिल्कुल ठीक फैसला किया था। मुझे मेरे रिश्तेदार ने ठुकरा दिया था तो यहाँ पर बहुत लोगों ने मदद भी की थी। वह भी लड़की मिल गई थी। ये कोई इल्म से नाजायज काम बिल्कुल नहीं बोल रही थी। अगर इसकी शोहर के साथ गलती से तलाक हो चुकी थी तो वह बेहतर और क्या था कि मेरी मदद से वो दोबारा अपना घर बसा सकती थी और मैं भी परेशानी से इस रकम से दूर कर लेता। उसको उसका शोहर मिल जाता, मुझे मेरी बीवी की जिंदगी मिल जाती। दोनों ही की मुश्किल आसान हो जाती। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उस लड़की के साथ जाते हुए बार बार यही सोच रहा था कि अगर मेरी बीवी को ये बात पता चली तो क्या वो मुझे माफ करेगी। मिडिल क्लास घराने की लड़कियां शायद इतनी अपने शोहर के लिए जज्बाती नहीं होती होंगी, मगर मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जज्बाती थी। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। मेरी बीवी मेरी खाला की बेटी थी और उसके माँ बाप की वफात उससे बचपन में ही हो गई थी। उसने बहुत बुरे हालात देखे थे। अगर यूँ कहा जाता कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की थी और वो था मैं। ये बात गलत ना होगी। फितरतन वो मेरे बहुत करीब थी और मुझे किसी से बांटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अपनी बीवी का जज्बातीपन भी जानता था। अगर आज मेरी बीवी यहाँ पर मौजूद होती तो वो मरने को तरजीह देती, मगर मुझे अपनी जिंदगी में यूं बांटने का सोच भी नहीं सकती थी। रात के पहर लड़की के साथ एक घर में पहुंच गया। वो एक बहुत खूबसूरत घर था। लड़की मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई और अपने मोबाइल पर किसी को फोन मिलाती तेजी से हिदायत देने लगी। यकीनन वो निकाह का इंतजाम कर रही थी। उसके इशारा करने पर मैं एक तरफ सोफे पर बैठ गया। अपनी बीवी की बीमारी की परेशानी तो मुझे अब भी थी, मगर मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर चुका था कि मैं पैसों का कैसे इंतजाम करूंगा। इसलिए इस वक्त मुतमिन सामने वहां बैठा हुआ था। उस लड़की ने मुझे फोन बंद करके मुझे देखा। क्या तुमने रात का खाना खाया हुआ है? मैंने लबें कर नफसी में सारी लाया। मुझे उसके पूछने का भूख का एहसास होने लगा। मैं सुबह अपने घर से निकला था और घर पर भी अपनी बीवी की परेशानी में मैंने कुछ नहीं खाया था। लड़की ने मेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया। तब तक 2-3 गवाह और मौलवी साहब भी घर पर आ गए। हमारी उसी वक्त निकाह हुआ और वो मर्द यहाँ से लड़की को खुदा हाफिज बोलकर वहां से चले गए। मैं बेचैन सा बैठा हुआ था। निकाह करके मैं उसके घर बैठा हुआ था, मगर अपनी बीवी के बारे में सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। लड़की मेरे पास आई तो मैंने उससे अपनी बीवी के बारे में कहा। सोच सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। लड़की मेरे पास आई तो उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैं मर्द होकर इतना घबरा रहा था जबकि वो मेरे बिल्कुल पास बैठ गई जैसे कोई आम सी बात हो। मैंने सुना था कि हलाला करने वाली औरतें बहुत बेबस होती हैं। अपने शोहर के अलावा खुद को किसी दूसरे के मर्द के हवाले करना कोई आसान बात तो नहीं होती। न जाने उस लड़की का शोहर कौन था। मंदिर आम से बिल्कुल गायब था। वो लड़की यहाँ इतने एतमाद के साथ एक अनजान मर्द को अपने साथ निकाह करके ले आई। मैंने सोचा था कि शायद ये कोई शहर की रिवायत होगी, शायद यहाँ की औरतें ऐसी ही बेबाक होती होंगी। मैंने सोच में घूमता। वो लड़की मेरे पास बैठी और बोली, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम निकाह करके पछता रही हो तो तुम फिक्र मत करो। कल सुबह तक तुम फारिग होगे और तुम मुझे फौरन तलाक देकर जा सकते हो। उसके बाद हमारा कभी आमना सामना नहीं होगा तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी।
अगर कभी सामना हुआ भी तो ना मैं तुम्हें पहचानूंगी और ना तुम मुझे पहचानना। अगर तुम घर बार वाले और इस फिक्र में मुब्तला हो कि तुम्हारी बीवी को कैसे महसूस होगा तो परेशान मत हो। तुम अपनी बीवी को कुछ मत बताना, तुम ये सिर्फ एक बेबस में लड़की की मदद करने के लिए कर रहे हो। उस लड़की की बातों से मुझे बहुत राहत मिली और मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारे शोहर कौन है? क्या वो जानता है कि तुम हलाला कर रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर अचानक वो लड़की बिल्कुल गुमसुम सी हो गई। मुझे लगा कि मेरे सवाल ने उसको कोई जख्म उधेड़ दिए हैं। मैं शर्मिंदा होने लगा और उससे पहले कि मैं माजरत करना चाहता, अचानक वो लड़की सपाट से लहजे में बोली कि तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, तुम्हें पैसा मिला है, अब तुम काम करो और मुझसे ज़ाती सवालात मत करो। उस लड़की के अचानक लहजा बदल लेने पर मैं हैरान था, मगर उसके बाद मैंने ज़बान बंद कर दी और एक पूरी रात उस लड़की के साथ कोई ना कोई सवाल करते ही गुजार दी। अगली सुबह मेरी मामूल के मुताबिक सुबह-सुबह आँख खुल गई थी, क्योंकि मैं फजर की नमाज़ पढ़ने का आदी था। एक मज़दूर इंसान था, मुझे अक्सर फजर की मज़दूरी के लिए जाना पड़ता था, इसलिए मेरी आदत ज़्यादा देर सोने की नहीं थी। मैं उठकर वुज़ू करने के इरादे से अभी बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की राह परवाह से बिस्तर पर सोई हुई थी। मैंने फौरन ही नज़र उठाना चाही, मगर मेरी नज़र एक जगह पर ठिठक गई। उसके वजूद को देखकर मैं कितनी देर हरकत नहीं कर पाया था और फटी-फटी आँखों से उसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो लड़की जाग रही होती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझ लेती, मगर मैं तो उस लड़की को फटी-फटी आँखों से कैसे देख रहा था, मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ था। मगर मैं तो उसके जिस्म को किसी और वजह से देख रहा था। बिलाशुबा वो लड़की बहुत हसीन थी और बहुत साफ रंगत की मालिक थी। वो किसी को भी बहकाने की सलाहियत रखती थी, मगर उस वक्त सोई लड़की को जिस वजह से देख रहा था उसे सोच सोच कर मेरे दिमाग में गिरा गया था। नमाज कज़ा होने का सोचकर मैं फौरन गुस्ल करने चला गया और नमाज अदा करके फारिग हुआ तो एक बार बिस्तर पर नजर डाली। वो लड़की अभी भी वैसी ही सो रही थी। मेरा काम हो चुका था, मेरे पैसे मेरे पास मौजूद है। उस लड़की ने मुझसे रात ही कह दिया था कि तुम सुबह मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर मैं उस वक्त तलाक देकर जाने के बजाय वहीं बैठा उस लड़की को देखता जा रहा था। यहाँ तक कि इतने दिनों की मुसलसल परेशानी के बाद आज पहली बार मेरे दिमाग से मेरी बीवी निकल चुकी थी, बल्कि मैं उस लड़की का सोच रहा था। मैं कितनी देर वैसे ही बैठा रहा, यहाँ तक कि दिन निकल आया। वो लड़की भी कसमसा कर जा गई। मैं उसे उसी तरह देखता रहा, न जाने उसके जिस्म पर जो था उसका क्या मामला था। मुझे शायद हैरत हो रही थी, आखिर उस लड़की का राज क्या था। आँख खोलकर जब उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गई और हैरत से मुझे देखने लगी और फिर बोली कि शायद तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे हो, तुम्हें मुझे जगाकर तलाक देकर चले जाना चाहिए था। मैं अमूमन देर से ही उठती हूँ, तुम्हें अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना था। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा अभी भी वो नींद में है, क्योंकि उसने खुद को चादर में छुपाया नहीं था। तभी वो लड़की भी मेरी मुसलसल नज़र सोच पर महसूस करके बुरी तरह चौंक गई। फिर नागवारी से बोली कि तुम इस तरह जमकर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? तुमने सिर्फ मेरे साथ हलाला करना था, मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाना था। अब तुम इस तरह क्यों बैठे हो, मुझे देख रहे हो? तुम मुझे तलाक दो और यहाँ से जाओ, अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। लड़की मुझे सख्ती से बावर करवा रही थी। शायद उसे लगा कि मेरी नीयत खराब हो चुकी है। मैंने गहरा सांस भरा और उससे बोला, फिक्र मत करो, इतना कमजोर नफ्स का मर्द नहीं हूँ कि एक रात में तुम पर चांद वार बैठूं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत वफा हूँ और मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज है। मेरे अल्फाज पर वो लड़की गहरी नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने अचानक उस लड़की से कहा, मेरे नहीं, तुम्हें यूं देखने की वजह तुम्हारा जिस्म नहीं है, ये तुम भी जानती हो कि मैं क्यों इस तरह ठिठक गया हूँ। क्या तुम मुझे ये सब बता सकती हो, ये सब क्या है? मेरे सवाल पर अचानक उस लड़की को जैसे होश आया। वो पूरी तरह गड़बड़ाकर अपनी चादर खुद पर लपेट गई और मुझे कड़ी नजरों से घूरते हुए बोली कि अब तुम अपनी हद से आगे मत बढ़ो, ये मसला तुम्हारा नहीं, तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं वहां से जाने को तैयार नहीं था। मैंने उस लड़की से कहा, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लड़की मेरे सवाल पर परेशान होगी। उससे मैं एक सादा सा मर्द लगा था जो उसके हुक्म की तामील करता, जैसा वो कहती वैसा करके यहाँ से चला जाता। मगर मैं उस वक्त जिस संजीदगी से उसे देख रहा था, ये बात उसे परेशान कर रही थी और परेशान तो मैं भी था। मुझे लगा कि उस लड़की के साथ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। लड़की बोली, क्या तुम्हें वापस जाने की जल्दी नहीं है?
अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना। मैं बोला, मुझे अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना है, मगर मैं यहाँ से जाते वक्त तुम्हें तलाक देकर नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरी बीवी ही रहोगी। मैं जब तक तुमसे सच नहीं जान लूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। मेरी बात पर वो लड़की घबरा गई। वो चीखते हुए बोली कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम भी नफरत मर्द निकले। तुम्हारी नीयत खराब हो चुकी है। तुम शायद अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसी लड़की नहीं देखी होगी, जबकि तुम्हें मैं इतनी आसानी से मिल गई। वो बोली कि तुम्हें इस काम के पैसे मिले। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं ये पैसा वापस ले लूंगी। तो मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारा मुतालबा और पैसे नहीं नहीं भुलाया, ना ही मैं ये भूला हूँ कि हमारे दरमियान क्या तय हुआ था। मुझे सब याद है। मैं अभी तलाक देने को तैयार हूँ, अगर तुम सच बता दो। वो लड़की मेरी जिद पर पूरी तरह विच हो गई। वो बोली कि मैं पागल थी कि तुम जैसे मर्द को खुद पर सवार कर बैठी हूँ। तुम मुझे खामखा अपनी बीवी समझकर रोब झाड़ रही हो, जबकि हमारे दरमियान सिर्फ हलाला की बात हुई थी। मैंने मजबूत लहजे में बोला, तुम्हें छूने पर अपना इरादा नहीं बदला है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी बीवी का इलाज करवाना चाहता हूँ। तुम खुद ही देर कर रही हो। मैंने घर देख लिया है। मैं यहाँ पर दोबारा वापस आऊँगा। अगर तुमने इस घर से कहीं जाने की कोशिश की तो तुम खुद फंसोगी, क्योंकि तुम अब मेरे मुकाम में हो और तुम ये सब जानते हुए अपने शोहर के पास वापस नहीं जा सकोगी। मैंने उससे कहा कि परेशान नहीं हूँ, मैं ऐसा वैसा मर्द नहीं हूँ, ना ही मेरी तुम पर कोई नीयत खराब हुई है। मैं अपनी बीवी से वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे सिर्फ सच जानना है। उसे जानने के बाद तुम्हें तलाक फौरन दे दूंगा। मुझे भी तुमसे कोई मजीद वास्ता नहीं रखना। तुम जहाँ भी जाओ, मेरे से कोई मतलब नहीं। वो लड़की मेरी बातों से परेशान हो गई थी, मगर उसका अंदाज बता रहा था कि वो मुझे कोई भी बात बताने से कतरा रही। मैं पलट कर वहां से चला गया और लड़की मुझे आवाजें देती रह गई, मगर मैंने उसकी कोई आवाज का जवाब नहीं दिया। तो मैं बुरी तरह उलझा हुआ वहां से रवाना हुआ और एक टैक्सी लेकर अपने घर पहुंचा। मेरी बीवी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और बच्चे रो रो कर बेहाल हो चुके थे। मेरी बीवी मुझे देखी आंखों से देखने लगी। मुझे यही लग रहा था कि मैं उसे छोड़कर जा चुका हूँ। मैंने अपनी बीवी को टैक्सी में बिठाया और बच्चों को वहीं करीब घर में रहने वाली अपनी खाला के पास छोड़कर मैं अपनी बीवी को शहर ले आया। उसे अस्पताल में दाखिल करवाकर मैंने उसे ऑपरेशन की रकम जमा करवाई। डॉक्टर ने फौरन उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं पूरा दिन वहीं बैठा रहा और हैरत की बात यह थी कि अपनी बीवी की परेशानी पूरी तरह से सवार थी। उस लड़की का जिस्म याद आ रहा था जो मैं उसके जिस्म पर देख चुका था, और बात मुझे भूल नहीं रही थी। मैं चाहकर भी खुद सोचने से रोक नहीं पा रहा था। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं उस लड़की को तलाक देकर जान छुड़ा लूं, मेरा उससे मसला नहीं, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया था। दिन के दूसरे हिस्से में 4-5 घंटों के बाद, एक सब्र आजमा इंतजार के बाद, डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी की नवीद सुनाई। मेरी बीवी का ऑपरेशन कामयाब हो गया और अब वो सिर्फ दवाओं के ज़ेरे असर पुरसुकून नींद सो रही थी। मैं खुश हो गया। मैंने एक नज़र बीवी को देखा। डॉक्टर ने मुझे कुछ हिदायत देते हुए समझाया कि अभी 2-3 दिन मेरी बीवी को अस्पताल में ही रहना होगा, ताकि हम इसके चेकअप वगैरह करते रहें। फीस मैं पहले ही जमा करवा चुका था। मुझे मजीद परेशानी नहीं थी। बीवी ने अभी कई घंटे नींद में ही पड़े रहना था। डॉक्टर मुझे ये बात बता चुका था। मैं वहाँ अस्पताल से निकला और फौरन उस घर में पहुँच गया। मुझे रह रह कर एक ख्याल आ रहा था कि शायद वो लड़की वहां से भाग चुकी होगी, मगर जब मैं अंदर गया तो ये देखकर मुझे सुकून महसूस हुआ कि वो लड़की अभी वहीं मौजूद थी। वो सर पकड़े सोचों में गुम बैठी थी और मुझे उसे देखकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई थी। वो अभी तक उस कमरे में बैठी हुई थी। उसकी परेशानी वजह थी जब मैं उसके सर पर सवार हो चुका था। मैं जानता था कि उसने क्यों यह हलाला किया था। यकीनन उसका शोर दोबारा निकाह के लिए जल्दबाजी कर रहा था। मुझे देखकर वो लड़की तीर की तरह मेरी तरफ पहुंची। वो जिससे वह बोली, मुझे तलाक दो वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुमने मुझे अपने साथ लटकाए रखा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हें मारकर मुझे बेवा कर दिया जाएगा। तुम्हें लगता है मेरा शोहर कोई आम इंसान है? उस लड़की के अल्फाज पर मैं दंग रह गया। सुबह रो रो कर पागल हो रही थी और गुस्सा कर रही थी, अब मुझे धमकाने लगी। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने उस लड़की से कहा, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर अल्लाह ने मेरी मौत रखी है तो मुझे मौत आ जाएगी, और अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो चाहे उसका शोर कुछ भी कर ले, मैं जिंदा ही रहूंगा। मैंने उसे कहा, मैं अब भी तुमसे वही बात करूंगा, तुम मुझे सब बता दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर वो लड़की मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं हुई और परेशान होती रही। मैं इस बार डर चुका था ऐसे लड़की को जाने नहीं दूंगा कि पहले रोज जब मैंने लड़की को वजूद देखा तो मैं बुरी तरह घबरा गया था। उस लड़की की पुष्ट पर
ब्लेड से लिखाई की हुई थी और वो अल्फाज मुझे दंग कर गए थे, जो कि वहाँ उसकी पुष्ट पर हलाला के नंबर लिखे हुए थे और आखिरी नंबर था कि 7वां हलाला, यानी मैं उस लड़की का 8वां हलाला करने वाला मर्द था। मुझे ये बात उसी रोज से बुरी तरह चुभ रही थी। मैं इंसानियत ये गवारा नहीं कर रही थी कि मैं उस लड़की को यूं ही छोड़ देता। मैं जानता था कि वो लड़की खुद अपने वजूद पर वो अल्फाज नहीं लिखती होगी, यकीनन कोई और था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था और वो कोई और नहीं उसका शौहर ही हो सकता था। उसके बाद पूरे 7 रोज मेरी बीवी बिस्तर में बेहतरी की तरफ माइल होती रही और मैं उस लड़की के सर पर सवार रहा। मैंने तलाक न देने की कसम खाई हुई थी। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जब मैंने उस लड़की का मुतालबा नहीं माना और अपने अल्फाज पर कायम रहा, तो 7वें रोज उस लड़की ने रोते हुए मुझे सब सच बता दिया। उसने बताया तो वो एक दरमियानी तबके के घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की है और वो लड़का उस स्कूल में पढ़ाता था। दोनों की मोहब्बत हुई और शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद वो उसे हर किस्म की अजियत देने लगा और रोजाना उस पर शिद्दत करता रहा। जब वो चिढ़ती तो वो बहुत खुश होता। वो बोली कि मेरी शादी को वो मुश्किल साल हुआ है, मगर मेरा शौहर न जाने कितनी बार मुझे जानबूझकर तलाक देकर दूसरे मर्दों के हवाले कर देता है और सख्ती से बोलता है कि मैं हलाला करके उसके पास आऊँ, और जब मैं हलाला करके उसके पास पहुँच जाऊँ तो ब्लेड से मेरी पुश्त पर हर हलाला का नंबर दर्ज कर देता है। मैं तकलीफ से चिल्लाने लगती हूँ तो खुशी से कह लगाता है। न जाने उसे कैसे मुझे तकलीफ देकर तस्कीन मिलती है, लेकिन मैं गरीब की बेटी हूँ। मेरी और भी बहनें हैं, अपने घर वाले की हिफाजत के लिए मजबूर हूँ। उस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकती और वो पैसे वाला है और इख्तियार वाला है। वो बोली कि उस बार भी वो मुझे तलाक देकर बैरून मुल्क चला गया था। उसके आने में चंद दिन बाकी हैं, तो मुझे तलाक दे दो ताकि वो मुझे और तुम्हें कुछ ना कहे। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर वो मेरी मदद लेने को तैयार नहीं हुई और बोली कि तुम मुझे तलाक दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करने की कोशिश की तब भी ये मेरी दूसरी बहनें और घर वाले उस मर्द के उताव का निशाना बनेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मजबूरी है, मैं गरीब की बेटी हूँ, मेरे और बहनें भी हैं और मेरे घर वालों की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ कि इस मर्द से मुकाबला नहीं कर सकती। वो ज़हनी मरीज ज़रूर है, लेकिन उसके पास पैसे की ताकत है। वो बोली इस बार तुम मुझे तलाक दो और मजबूरन मुझे उस लड़की को तलाक देनी पड़ी। मैं उदास सा वहाँ से वापस आ गया, अपनी बीवी को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर घर ले गई, जबकि वो लड़की मेरे दिमाग से नहीं निकली थी। मैं दोबारा उस घर में गया, एक आखिरी बार उस लड़की से मिलना चाहता था, मगर तब मुझे वहाँ गेट पर खड़े चौकीदार ने बताया कि वो लड़की मेरे जाने के बाद पीछे खुदकुशी करके खुद को मौत के हवाले कर गई थी। वो जो मुझे समझा रही थी कि अपने घर वालों की हिफाजत के लिए वो मजीद कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती। शायद खुद दुनिया से इतनी थक चुकी थी कि सोचे समझे बिना ही अपनी जान ले बैठी थी। वो शायद नए हलाले के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। थके-थके कदमों से वापस आ गया। मेरी ज़िंदगी उस हलाले के बाद अच्छी गुज़र रही थी। मेरी बीवी अब ठीक-ठाक हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी को भी किसी के बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर मुझे इस लड़की का ख़्याल अब भी अक्सर आता रहता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।